गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आपने मेरा पिछला वीडियो पढ़ा, समझा, उसके लिए थैंक यू। और जिन बच्चों का मेरे पास कमेंट आया और जिन बच्चों ने उसको समझा, उनको डबल थैंक यू। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाती हूँ कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो आज का टॉपिक है हमारा डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए वर्सेस आरएनए। अब डीएनए का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं और आरएनए का स्ट्रक्चर भी आपको आता है। डीएनए वर्सेस आरएनए। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और डीएनए क्या होता है? एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? विच इज बेटर जेनेटिक मटेरियल? आज हम ये सब बातें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखो, डीएनए क्या है? रेप्लिकेट कर सकता है और आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। दोनों क्या कर सकते हैं? डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है और आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। सो दे बोथ कैन रेप्लिकेट। दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी एक कॉपी बना सकते हैं। एंड बोथ ऑफ देम आर व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। दोनों क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर रिपीट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वायरसेस में कौन जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए। और उनको हम क्या कहते हैं? कौन से वायरस? रेट्रो वायरस। तो लेकिन कुछ तो डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो वो आज हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो सिमिलैरिटी मैंने आपको बता दी, दे बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, दे बोथ कैन रेप्लिकेट। अब दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, सॉरी डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है? और यूं तो डीएनए की स्टेबिलिटी पहले ही किसने? ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दी थी। कैसे? जब उसने एस स्ट्रेन को हीट करा, तभी भी डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। कैसे हमने प्रूफ करा? क्योंकि जब आपने एस स्ट्रेन was added in what? आर स्ट्रेन में जब ऐड करा तो किसका नेचर चेंज हो गया? आर का नेचर चेंज हो गया। तो इसका मतलब एस का डीएनए कहाँ चला गया था? आर में, विदाउट बीइंग व्हाट? डिस्ट्रॉयड। तो डीएनए क्या है? एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। और मैं आपको याद दिलाऊं, आपने वो एक पिक्चर देखी होगी जुरासिक पार्क, उसमें देखा था ना आपने कि मॉस्किटो के ब्लड में क्या प्रेजेंट था? किसका? डायनासोर का डीएनए। एंड मॉस्किटो का जो फॉसिल था वो कहाँ प्रेजेंट था? ट्री ट्रंक के ऊपर। तो ट्री ट्रंक से जब मॉस्किटो का फॉसिल निकला तो वहां से उसके ब्लड में, ब्लड तो नेचुरली वो तो डेड एनिमल था, लेकिन डीएनए उसका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बिकॉज उसने डायनासोर को बाइट किया होगा। तो वहां से डायनासोर का डीएनए निकाला एंड दे मेड व्हाट? एग। देन द होल स्टोरी स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है कि डीएनए एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है? तो डीएनए इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए, डीएनए की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है?
इसके बहुत सारे रीजन हैं। नंबर 1 रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए इज, इसका एक रीजन ये है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन in place of OH. This is hydrogen at carbon atom number 2 of which sugar? Pentose sugar. Pentose sugar की कार्बन एटम नंबर 2 में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सेकेंड रीजन इज presence of thymine in place of what? In place of uracil. uracil की जगह इसमें क्या प्रेजेंट है? थायमिन प्रेजेंट है. in place of what? Thymine. What is present? Uracil is present. Okay. Now here if RNA, this RNA molecule is what? This is an unstable molecule. Unstable. The reason for instability is the presence of free OH at carbon atom number 2. कार्बन एटम नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि इसको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है. ठीक है. फिर सेकेंड रीजन, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल. कहाँ पर? इन प्लेस ऑफ थायमिन. थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल. यूरेसिल क्या है आपका? दिस इज 5-methyl यूरेसिल. आप इसको जान लो, ये क्या है? 5-methyl यूरेसिल. ये 5-methyl यूरेसिल प्रेजेंट है नंबर 2. फिर दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कि डीएनए मॉलिक्यूल डज नॉट एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये कभी भी कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता है. और आपका जो आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये जो आपका आरएनए है, आरएनए एक्ट एज अ, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि राइबोजाइम इज एन एंजाइम. राइबोजाइम क्या है? एक एंजाइम है जो कि आरएनए से मिलके बना है. एंजाइम्स आर नॉर्मली क्या होते हैं कि एंजाइम्स आर नॉर्मली व्हाट? प्रोटीन. लेकिन यहाँ पर क्या है कि दिस राइबोजाइम इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? आरएनए. फाइन. अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि जो डीएनए है, इट म्यूटेट तो करता है डीएनए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की, टू गो फॉर स्लो चेंजेस, है ना. म्यूटेशन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं. लेकिन दिस म्यूटेट वेरी स्लो. इसकी स्लो मूवमेंट है. रीजन मैं आपको बताऊंगी. और ये जो है, ये क्या करता है? इट म्यूटेट फास्टर. बहुत जल्दी म्यूटेट करता है. कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि डीएनए क्या है? एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. इसके पास 2 स्ट्रैंड हैं. ये 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के पास, है ना. इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. और यहाँ पे अगर आपको पता है थायमिन है, तो दिस इज 3' 5' 5' 3', ये इसकी पोलैरिटी है. और दोनों के बीच में क्या है? क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. और डीएनए को म्यूटेशन स्लो क्यों होता है? क्योंकि डीएनए को पहले क्या बनाना पड़ता है? आरएनए. फिर आरएनए किस में कन्वर्ट होती है? प्रोटीन में कन्वर्ट होती है. तो ये एक
स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्योंकि चेंज कौन लाता है? प्रोटीन लेके आएगी, है ना। लेकिन आरएनए क्या है? आरएनए में क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से आपके क्या आ जाते हैं? ट्रेट आ जाते हैं, है ना। तो प्रोटीन से ट्रेट आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो गई हमारी? फास्ट हो गई। देखो आजकल क्या चल रहा है? कोरोना वायरस, कोविड-19। कोविड-19 इज व्हाट? अ टाइप ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना इसलिए कहते हैं, शायद आपको पता होगा, कि उसके आउटर सरफेस में क्या प्रेजेंट है? स्पाइक्स, एंड दे कंटेन सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो इसीलिए उसकी शेप के अकॉर्डिंग उसको कोरोना कहते हैं। तो इट हैज व्हाट जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। तो क्या है कि आरएनए तो फटाफट म्यूटेट कर गया, ठीक है। अब म्यूटेट करके क्या है? नया प्रोटीन बनाया। जब नया प्रोटीन बनाया तो नया स्ट्रक्चर आएगा। इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही है कि जो कोविड-19 है वो फटाफट क्या कर जा रहा है? म्यूटेट कर जा रहा है। तो उसके बिहेवियर को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसके? जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है, क्योंकि आरएनए जल्दी से क्या करता है? म्यूटेट करता है, ठीक है। अब हम और कैरेक्टर स्टडी करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड तो डीएनए है ही है ना, और आरएनए क्या है आपका? डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से डीएनए में ज्यादा स्टेबिलिटी है ना, और डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से ये क्या करता है? फास्टर म्यूटेट करता है, सॉरी स्लो म्यूटेट करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, नंबर 4। अब इसमें क्या है कि बीइंग डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें कितने स्ट्रैंड हैं? डबल स्ट्रैंड है। तो डबल स्ट्रैंड होने की वजह से ये जो बेस पेयर हैं, जो आपके ए टी जी सी जो है, दे स्टैक ओवर ईच अदर, एक दूसरे के पास बिल्कुल पास होते हैं, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी। इससे ये जो है, ये क्या है? दे आर वेरी क्लोज। इनका डिस्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दे आर वेरी क्लोज, सो दिस ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट? स्टेबिलिटी। ये भी इसको क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और आरएनए जो है, आरएनए हैज जस्ट वन स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और आरएनए हमारा, चाहे वो कोई सा भी आरएनए हो, दिस इज पॉइंट नंबर 4, आरएनए वेदर इफ इट इज राइबोसोमल आरएनए हो या आपका मैसेंजर आरएनए हो, चाहे आपका ट्रांसफर आरएनए हो, सारे आरएनए हमारे क्या हैं? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट $1,000,000 पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को याद रखना, इज इक्वल टू $1 मिलियन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डीएनए बीइंग वेरी स्टेबल, क्योंकि डीएनए एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगर हम आगे पढ़ेंगे, अगर इसमें दोनों स्ट्रैंड अलग भी हो गए तो फिर से ज्वाइन कर जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के अकॉर्डिंग। तो डीएनए इज बेटर मटेरियल, DNA is a better material for storage of information. ये पॉइंट क्या है भाई कि what should be the characteristic of a person? किसी इंडिविजुअल की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो, किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए। आरएनए कहाँ से आता है? डीएनए से आता है।
तो डीएनए में मैसेज स्टोर रहता है, एंड दिस इज व्हाट अ बेटर मटेरियल फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर रहती है? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जेनेटिक कोड, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड तो इसको एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में आप जीन्स भी कह सकते हैं। फाइन। डीएनए इज अ बेटर मटेरियल फॉर स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन आरएनए भी काम नहीं है। दिस इज व्हाट? आरएनए is a better material. RNA is a better material for transmission of information. इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कौन करेगा? कौन? आरएनए। आरएनए के बिना हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो सकती, एंड आरएनए एक इंटरमीडिएट है। डीएनए अकेले कभी काम नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना ले, है ना। मैं आपको फिर से बताती हूँ, डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर हुई और कहाँ चली गई? आरएनए के पास। आरएनए ने उसको ट्रांसमिट कर दिया किसकी फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और डीएनए इज बेटर मटेरियल फॉर स्टोरेज। तो मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए वर्सेस आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? बेस पेयर आर स्टक ओवर ईच अदर टाइटली, give 3D conformation, stable structure, then the presence of thymine over here, presence of hydrogen bond at carbon atom number 2 of pentose sugar. ये सिंगल स्टैंडर्ड है, चाहे वो कोई से टाइप का भी आरएनए हो, ठीक है। और यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन एटम नंबर 2 के पास में, ठीक है, किसकी? शुगर के पास में। फिर आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, डीएनए का भी कैटलिस्ट नहीं है, जैसे कि राइबोजाइम आरएनए है। तो आरएनए फास्टर म्यूटेट करता है क्योंकि वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या करता है? पास ऑन करता है। और डीएनए जो है वो एक बेटर स्टोरेज मटेरियल है, ठीक है। तो लेकिन पहले हम किसको जेनेटिक मटेरियल मानते थे? आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मानते थे, बिकॉज आरएनए जो है उसकी डिस्कवरी फास्ट हो गई क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो नाउ वी स्टडी अ स्टेटमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए हैज डेवलप्ड फ्रॉम आरएनए। डीएनए कहाँ से डेवलप हुआ है? आरएनए से डेवलप हुआ है। कैसे? with little modification. DNA has developed from what? RNA. How? With little modification. तो DNA का जो है, अब आप कह सकते हैं कि DNA is evolved. DNA has evolved. ठीक है? DNA has evolved from RNA with little modification. थोड़ा सा इसमें क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ, और ये मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यूरेसिल रिप्लेस हो गई थायमिन से, OH इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? H. सिंगल स्टैंड इज रिप्लेस्ड बाय डबल स्टैंड, इसको हम SS कहते हैं, सिंगल स्टैंड, DS डबल स्टैंड, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी 1 मार्क की प्रॉब्लम्स कराती हूँ
डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर आपको डीएनए की पैकिंग आपने पढ़ ली है, अगर आपको ये पता हो कि कितने बेस पेयर हैं एक डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो एक क्वेश्चन है, ये आपका मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। डीएनए हमने पढ़ा है तो डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम in a DNA if it has 2.4 into 10 to the power 6 बेस पेयर। वेरी इजी, कर पाओगे ना? कैसे? अब आप इसको कैसे करोगे? आपको पता है कि वन न्यूक्लियोसोम हैज हाउ मेनी बेस पेयर? 200। तो यू कैन से 200 base pair is equal to 1 nucleosome। तो आपके 2.4 into 10 to the power 6 base pair is equal to 1 upon 200 into 2.4 into 10 to the power 6 base pair। और ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। दिस इज 1.2 इंटू 10 to the power कितने आपके बेस पेयर आ जाएंगे? दिस इज, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 10 to the power, आप इसको 12 भी कर सकते हैं, 10 to the power 3 बेस पेयर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल मैंने क्वेश्चन करा दिया, और एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ अकॉर्डिंग टू चेरगॉफ रूल। if the sequence of nitrogenous bases on one strand, या आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कह सकते हो, ऑफ डीएनए इज, अगर आपके पास एक स्ट्रैंड में क्या है, ये सीक्वेंस दिया है, सपोज दिस इज 3' और ये 5', और आपका सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, से फॉर एग्जांपल दिस इज A, T, G, this is A, T, C, G, C, T, A, G, C, T, A. Say for example, this is a sequence of nitrogenous bases on a strand of a DNA. Then find out, question says, find out this sequence of nitrogenous base on its complementary strand, complementary strand, इसके complementary strand में डीएनए का क्या सीक्वेंस होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेरगॉफ रूल फॉलो करना है। आपको चेरगॉफ रूल आता है, you have to just keep in mind A, T, G, C. So in the answer you will say according to which rule? Chergoff's rule. So what should be the sequence? over here सबसे पहले आप इसकी पोलैरिटी लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि two strands they run anti-parallel to each other। तो आपकी क्या आ गई? T, A, G, C, G, A, T, C, G, A, this will be T, C। ये आपकी पोलैरिटी आ गई। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊं कि दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेरगॉफ्स रूल। चेरगॉफ रूल क्या कहता है कि
A is always equal to T and G is always equal to C. ठीक है, तो if this is question number 3, if the amount of cytosine in a DNA molecule is 28%, C का वैल्यू 28% है, then calculate the amount of T. T कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको पता है कि दिस इज C डस पेयर विद G, है ना। C हमेशा किसके बराबर होगा? G के बराबर होगा। When C is 28%, C is 28%, G will should also be what? 28%. तो आपका C plus G is equal to 28 plus 28, ये कितना आ गया आपका? 56. Fine. Now then what else is there? अब C और G तो आपको पता चल गया कि A plus T should be 100 minus 56, that should be equal to 44. ठीक है, तो आपका इसमें T कितना होगा? 22% and A should also be 22%. सिंपल। तो आपको कभी 1 मार्क का क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में जरूर आपका आता है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराती हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप पूरा देखोगे तो इंटरेस्ट आएगा, फिर आप बहुत सारे और क्वेश्चन करना। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. If in the structure of the DNA, there are 2000 base pair, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, शॉर्ट करके लिख दिया है। Then what you have to calculate number 1, total क्या आपको चेक करना है कि this is number of, you have to calculate number of sugar phosphate bond. Sugar phosphate bond कितने होंगे? Second part of the question is B, calculate number of N-glycosidic bond. Number of N-glycosidic bond. आप नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। कैसे? आपको पता है कि आप अपने दिमाग में डीएनए की फोटो ले आओ, ठीक है। आपको पता है कि दिस इज शुगर फॉस्फेट एडेनाइन डबल बॉन्ड, और आ गया दिस इज शुगर, इसकी पोलैरिटी 5-3- एंड सो ऑन। उसने बताया कि आपके पास बेस पेयर कितने हैं, ये बेस पेयर कितने हैं? 2000। तो आपके पास में मतलब कि 2000 दिस साइड, 2000 दिस साइड, आपके पास में क्या होंगे? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड होंगे, डबल हो जाएगा, क्योंकि पेयर के उसने इसकी बात करी है बीच में, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपके पास में टोटल, क्योंकि आपका देखो ऐसा आ जाएगा ना, तो ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड कितने हो जाएंगे? आपके डबल हो जाएंगे। तो आंसर ए इज शुगर फॉस्फेट बॉन्ड विल बी 2 into 2000 will be equal to 4000. And answer B also, this is शुगर जो है नाइट्रोजनियस बेस से कैसे अटैच रहता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे? दिस इज नाइट्रोजनियस बेस एंड शुगर,
ये नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर ये भी आपके क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी. सो दैट ऑल्सो इज इक्वल टू 2 into 2000, दैट इज इक्वल टू 4000 बॉन्ड और 4000 शुगर फॉस्फेट बॉन्ड. फाइन. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, डीएनए क्यों स्टेबल है, डीएनए की डिफरेंट कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. और आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम है तो मुझे आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो, किसमें, कमेंट्स में, और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. आप देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते